नमस्कार, मैं उर्वशी आज जूठन आत्मकथा पर बात करने वाली हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन। इसके संदर्भ में रविभूषण जी लिखते हैं कि पाठकीय चेतना का निर्माण करने वाली आत्मकथा है जूठन। भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण घटक है। जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता। यदि होता तो मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता, जो स्वयं को इस देश की महान सांस्कृतिक धरोहर के तथाकथित अलंबरदार कहते हैं। क्या वे अपनी मर्जी से उन घरों में पैदा हुए? यह अंश जूठन उपन्यास से लिया गया है। दलित आत्मकथा अतीत की सिर्फ स्मृतियाँ ही नहीं हैं, वे समाज व्यवस्था की अमानवीयता को समझने का स्रोत भी हैं, जो पाठकों की चेतना का निर्माण करने में सहायक होती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यह लिखते हैं, दलित आत्मकथाओं का सामाजिक और साहित्यिक परिदृश्य पुस्तक में। मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजर के पहले राजकिशोर द्वारा संपादित हरिजन से दलित पुस्तक का पहला लेख एक दलित की आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का था। 20वीं सदी के अंतिम दशक में हाशिए की विधाएं हाशिए से बाहर निकल रही थीं। दलित आत्मकथाओं ने आत्मकथा विधा को सामान्य और हाशिए की विधा नहीं रहने दिया। आत्मकथा गंभीर और सामाजिक सरोकार से जुड़ी विधा बन गई। राजनीतिक स्वतंत्रता की अर्धशती के बाद दलित आत्मकथाओं का प्रकाशन एक बड़ी साहित्यिक घटना है। एक गौण विधा एक तिरस्कृत, वंचित, अपमानित और लांछित दलित समुदाय के लेखकों के कारण गौण न रही। दलित समुदाय में परिवर्तन के कारण विधा के स्थान में परिवर्तन हो गया। हिंदी में यह एक बड़ी साहित्यिक घटना है। सत्य के प्रयोग गांधी जी के द्वारा लिखा गया और क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन साहब ने लिखा। इनसे यह सर्वथा भिन्न है। यहाँ सत्य से साक्षात्कार ही नहीं है, मुठभेड़ भी है और भूलने को कुछ भी नहीं है। स्मृतियाँ पीछा छोड़ती ही नहीं। जूठन 1957 में जब लिखा गया तो इसकी भूमिका में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा, कितना दुखदाई है यह सब। दलित आत्मकथा गैर दलित आत्मकथाओं से सर्वथा भिन्न है। दलित आत्मकथा में आत्मकथा अन्य साहित्य रूपों से भिन्न और विशिष्ट है। यह दलित साहित्य की अपनी पहचान है। साहित्य रूपों के जन्म और विकास का अपना एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। दलित आत्मकथाओं के साथ इन बदलते आधारों पर ध्यान दिया जा सकता है। दलित आत्मकथा ने हिंदी आत्मकथा को संपन्न किया है। दलित आत्मकथा एक सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी है। अपने और अपने परिवेश के प्रति यह ईमानदारी, साथ रहने का ऐसा साहस दुर्लभ है। आत्मकथा लेखन सबके वश का है भी नहीं। हिंदी लेखकों में सच कहने के साहस का अभाव है। दलित आत्मकथा ने यह अभाव दूर किया है। दलित आत्मकथाओं में जूठन विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। जाति, वर्ण, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के विभेदों के साथ गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सर्वत्र भारतीय समाज में जो सोच विचार प्रमुख है, वह सब इस कृति में कमोवेश मौजूद है। पुस्तक का समाप्ति वाक्य है, मैं उनकी नज़र में सिर्फ एससी हूँ, दरवाजे के बाहर खड़ा रहने वाला।
घर का भीतरी दृश्य यहाँ देखा जा सकता है। समय और स्थान के बदलने से विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेखक अपनी टिप्पणियों के साथ उपस्थित है। प्रश्न और तर्क आस्था पर, संस्कार पर भारी पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वर्ला गांव, जहां लेखक पैदा हुआ, से लेकर देहरादून हो या मुंबई, सर्वत्र जातिवादी सोच विचार मौजूद हैं। स्थान और समय के बदलने से जाति संबंधी अनुभव नहीं बदले। एक कृति की पहचान, ख्याति बरकरार रहती है। खाप के पक्ष में अरविंद केजरीवाल के साथ हुड्डा भी खड़े होते हैं। जूठन में लेखक नया संसार, जो सदियों का संताप झेल रहा है, हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। दलित आत्मकथा मात्र एक दलित लेखक की आत्मकथा न रहकर पूरे दलित समुदाय की कथा बन जाती है। इसके पहले आत्मकथा एक सशक्त और प्रमुख विधा नहीं थी। इसे इस रूप में लाने का श्रेय जिन दलित लेखकों लेखिकाओं को है, उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। दलित आत्मकथा भोगी हुई यातनाओं को फिर से जीना है। स्मृतियाँ केवल स्मृतियाँ नहीं रहती, वे वास्तविकता बनकर खड़ी हो जाती हैं। दलित आत्मकथा की एक अलग सैद्धांतिकी बनती है, जिसमें सच कहने का साहस, अपनी यातनाओं को व्यक्त कर पाठकों को एक साथ संवेदनशील और विचारवान बनाकर व्यवस्था परिवर्तन की अग्रगामी दिशा में बढ़ाना प्रमुख है। यह एक सोद्देश्य लेखन है, जिसका उद्देश्य कुत्सित, घृणित जातीय व्यवस्था से न केवल हमारी पहचान कराना है, अपितु उसे बदलने के लिए तैयार भी करना है। बेशक लेखक की यह मंशा नहीं है, पर पाठक इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। जहरिया के बेटे बुद्धू, बुद्ध के बेटे छोटनलाल और उनकी पत्नी मुकुंदी की 7 संतानों में से एक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। 5 बेटे, 2 बेटियों में से एक बेटा जगदीश 18 वर्ष की अवस्था में गुजर गया और सबसे छोटी लड़की सोमती का 2-3 वर्ष में निधन हो गया। ओम प्रकाश सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें पिता मुंशी जी कहते थे। बचपन जिस वातावरण में बीता, वहाँ तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे कुत्ते, रोज़मर्रा के झगड़े यही थे। यह माहौल प्रायः सभी दलितों का है। जूठन के पहले ही पृष्ठ पर लेखक की टिप्पणी है, इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। जूठन का एक हिस्सा लेखक के जीवन के साथ भंगी समाज का जीवन चित्रण भी प्रस्तुत करता है। शौचालय से विद्यालय, देवालय तक का यह चित्र दलित समाज की सच्चाइयों, वास्तविकताओं से हमें अवगत कराता है। चूहड़ों का जीवन गांव की ऊंची जातियों के जीवन से एकदम अलग और विपरीत है, जहां का शौचालय सार्वजनिक खुला शौचालय है। नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बों वाली गलौज और प्रताड़ना से भरा वातावरण में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती। अस्पृश्यता का माहौल था। चूहड़े के स्पर्श से सवर्णों को पाप लगता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको। सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं था। जूठन एक बड़े अर्थ में स्वतंत्र भारत की दास्तान भी है। एक ईसाई ने लेखक को सबसे पहले पढ़ना लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान कराया। सेवक राम मसीही अन्य शिक्षकों से भिन्न थे। पिता छोटनलाल शिक्षा के महत्व से अवगत थे। शिक्षा पर उनका जोर था, पढ़ लिख कर जाति सुधारनी है। बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए पिता मास्टर हरफूल सिंह के सामने गिड़गिड़ाए, थारी मेहरबानी हो जोगी, जो मारे इस जाकत को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। 1-2 शिक्षक नहीं,
प्रायः सभी शिक्षकों, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर कलीराम, इंटर कॉलेज बड़ला के त्यागी शिक्षक, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर योगेंद्र त्यागी, त्यागी इंटर कॉलेज बड़ला के पीटी मास्टर फूल सिंह त्यागी और ब्रिजपाल सिंह, 11वीं कक्षा में अंग्रेजी के शिक्षक ओमदत्त त्यागी, गणित के अध्यापक नरेंद्र कुमार त्यागी, सबका सोच विचार दलित समुदाय के बारे में एक था। गांव से कस्बे और शहर के अध्यापकों की यह जातिवादी मानसिकता जूठन में शिक्षक संस्थानों की पोल खोलती है। चौथी कक्षा में हेडमास्टर कलीराम और उनके एक सहयोगी के आने के बाद लेखक ने अपने बुरे दिनों के आगमन की बात कही है। मास्टर छात्रों को गालियां बकते थे, बात बात पर पिटाई करते थे, ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा। अध्यापक के बारे में जो एक छवि बना दी गई है वह टूटती है। अध्यापक दलित छात्रों की माँ बहन की गालियां देते थे। सुंदर लड़कों के प्रति उनका व्यवहार सुंदर रहता था। हेडमास्टर को देखकर बच्चे सहमते थे। हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को शीशम के पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बनाने को कहा। उस समय ओम प्रकाश की उम्र 10 वर्ष भी नहीं थी। पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा त्यो यह खानदानी काम है। झाड़ू लगाने का यह काम एक दिन का नहीं था। पानी पीने की मनाही थी। कक्षा में सभी छात्रों का पढ़ना और ओम प्रकाश द्वारा रो रो कर मैदान में झाड़ू लगाना छात्रों के बीच जाति भेद पैदा करना था। शिक्षकों को इस जातिवादी मानसिकता को बालमन पर पड़ने वाले प्रभावों की कोई चिंता नहीं थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। माँ पिता, भाई भाभी सब ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ाई में बड़ी भूमिका अदा की। पिता निर्भीक और साहसी थे। यह परिवार शिक्षा के महत्व से परिचित था और अन्याय का विरोधी भी। बेटे को झाड़ू लगाते देख पिता दहाड़े थे। कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिता पर हेडमास्टर के रुतबे का असर नहीं था। स्कूल से बाहर निकाले जाने पर उन्होंने चुनौती दी थी, यो चूहड़े का यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। ओम प्रकाश के व्यक्तित्व निर्माण में पिता और उनके पारिवारिक सदस्य सहायक रहे हैं। त्यागी ऊंची जाति है और मुख्यतः इसी ऊंची जाति ने हिकारत की दृष्टि से देखा। लेखक ने कई त्यागियों की तारीफ की है। सबका व्यवहार एक समान नहीं था। प्रधान सगवा सिंह त्यागी के कारण पुनः स्कूल जाने से गांव में प्रधान का रुतबा दिखता है। हेडमास्टर का रुतबा प्रधान के रुतबे के सामने छोटा पड़ा। हेडमास्टर का व्यवहार लेखक को सदैव याद रहा। कलीराम हेडमास्टर को देखकर लगता जैसे सामने से मास्टर नहीं जंगली सुअर थूथनी उठाए चिचियाता चला आ रहा है। पालतू सुअर परिवार का अंग होता था। हेडमास्टर को जंगली सुअर के रूप में ही देखा जा सकता था। परिवार के प्रायः सभी सदस्य माँ बहन, बड़ी भाभी, 2 भाई जसवीर जनेसर तगाओं के यहाँ काम करते थे। गांव में आर्थिक वैषम्य था। प्रायः प्रत्येक तगा के घर में 10-15 मवेशी होते थे। तगा यानी त्यागी। उन सबकी देखभाल के काम से लेकर गोबर उठाने और जगह को साफ सुथरा करने रखने का काम दूसरों का था। मजदूरी कम थी। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था और 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर लगभग 12 से 13 किलो अनाज, दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची खुची रोटी जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। इस आत्मकथा का शीर्षक राजेंद्र यादव ने जूठन बिल्कुल सही दिया। कोई दूसरा शीर्षक इतना अर्थगर्भित नहीं होता।
समाज का एक हिस्सा जो श्रमजीवी है और जिसे कांचा एलिया ने उत्पादक संस्कृति और उत्पादक सभ्यता से जोड़ा है, शताब्दियों से इसी स्थिति में रहने को मजबूर किया गया है। दलितों के साथ व्यवहार भी जूठन की तरह रहा, जिसे फेंक दिया जाता है। आत्मकथा में चूहड़ों द्वारा अपनी टोकरियों में जूठी पत्तलें डालने, घर पर जूठन इकट्ठी करने, पूरियों को धूप में सुखाने, बरसात में खाने, पानी में भिगोकर उबालने की बात कही गई है। जूठन चटखारे लेकर खाई जाती थी। भंगियों के जीवन में जूठन अच्छा खाद्य था। जो दूसरों के लिए अखाद्य था, वह दलितों के लिए खाद्य। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह स्वतंत्र भारत का पहला दशक था और नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ लेखक की माँ काम करती थी। उनकी बेटी की शादी में माँ ने बच्चों के लिए खाना मांगा था। सुखदेव सिंह का जवाब था, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। लेखक की माँ सामान्य महिला नहीं थी। उसने विरोध में टोकरा बिखेर दिया और सुखदेव सिंह से कहा, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। लेखक में प्रतिरोध की आरंभिक चेतना माँ पिता से आई। इस घटना के बाद जूठन का सिलसिला बंद हुआ और माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई। वर्षों बाद यही सुखदेव सिंह लेखक के निवास पर आए थे और उनके घर खाना खाया था। यह हृदय परिवर्तन नहीं है। लेखक की पद प्रतिष्ठा और हैसियत मुख्य कारण है। अन्य दलितों के प्रति व्यवहार नहीं बदला। शारीरिक बल कहीं अधिक होने के बाद भी भंगियों को कोई इज्जत नहीं थी। जंगली सांड को गांव से बाहर खदेड़ने का साहस किसी तगा में नहीं था, जबकि लेखक के बड़े भाई सुखवीर ने मात्र एक लाठी के भरोसे उसे गांव से बाहर किया था। विधवा विवाह, पुनर्विवाह को बिरादरी में मान्यता प्राप्त थी। सुखवीर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी देवर जसवीर से ब्याही गई थी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा के साथ साथ कम ही सही उनकी परिवार और समुदाय कथा भी है। भंगी के प्रति समाज के तथाकथित उच्च वर्णों का दृष्टिकोण कभी नहीं बदलता। जाति से मुक्ति, शिक्षित होने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने और लेखक होने के बाद भी सुअरों का वही महत्व था जो ब्राह्मण और अन्य हिंदू परिवारों में गाय का। सुअर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। शादी ब्याह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु, सभी में सुअर की महत्ता थी। यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी सुअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सुअर गंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं। किसी को सुअर कहकर गाली देना भंगी के प्रति सामाजिक दृष्टि का परिचायक है। भंगी जीवन और दलित जीवन से ही नहीं, समाज में उसकी स्थिति तथा उसके प्रति हिंदू मानसिकता से यह कृति केवल परिचय ही नहीं कराती, स्थितियों को बदलने के लिए हमारी मानस का निर्माण भी करती है। जूठन में लेखक ने हीन भावना का कोई उदाहरण नहीं दिया है, जबकि उनके समुदाय में उपनाम हटाने से लेकर अन्य कई रूपों में यह भावना दिखाई पड़ती है। पिता के साथ भाभी और माँ भी शिक्षा का महत्व समझती थी। प्राइमरी शिक्षा के बाद अगली पढ़ाई कठिन थी। भाभी ने टीन का बक्सा खोलकर चांदी की पाजेब सास के हाथ में रख दी। इसे बेच के लल्ला जी का दाखिला करा दो। लेखक उस समय भाभी से लिपट कर रोए थे। गांव में सूद का धंधा भी चलता था। वैद्य सत्यनारायण शर्मा, जिनके यहाँ पाजेब गिरवी रखी गई, पुरोहित होने के साथ ही चांदी सोने के जेवर गिरवी रखते, खरीदते और सूद पर रुपया चलाते। गोदान में प्रेमचंद ने जो दिखाया है वह गांव में अभी भी कायम है। पूजा पाठ के साथ सूद पर रुपया लगाने का धंधा।
अपनी दयनीय दशा से परास्त न होकर भविष्य के प्रति एक विश्वास पाजेब गिरवी रखने में झलकता है। समय आने पर उसे छुड़ाया जा सकता है। बेचने से कहीं अधिक गिरवी रखने की यह प्रथा इस विश्वास का द्योतक है कि कल आज से निश्चित रूप से बेहतर होगा। असुविधाओं, दिक्कतों से जूझकर भविष्य निर्माण सबके वश में नहीं होता। छठी कक्षा में लेखक का नाम गांव के त्यागी इंटर कॉलेज वर्ला में लिखाया गया। स्कूल कॉलेज का नाम जाति परख होना समाज में जाति की प्रमुखता के साथ उसके प्रचार प्रसार से भी जुड़ा है। ऊंची जातियों ने अपने अपने नाम पर हिंदी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोले। जाति व्यवस्था के समक्ष मेधा, प्रतिभा, योग्यता का कोई मूल्य नहीं था। अर्धवार्षिक परीक्षा में अपने शिक्षण में प्रथम आने पर लेखक में आत्मविश्वास जगाने, कक्षा के मॉनिटर बनने, पिछली बेंच से अगली बेंच पर आकर बैठने के बाद भी अध्यापकों का व्यवहार यथावत था। गिलास से पानी नहीं पिया जा सकता था, हथेलियों को जोड़कर ओक से पानी पीना पड़ता था। भंगी बस्ती में 30 परिवारों से केवल 3 लड़के स्कूल जाते थे। बचपन में लेखक ने त्यागियों के घर से मिली उतरन पहनी। सहपाठी ही नहीं, उनके माता पिता भी जाति भेद मानते थे। जूठन में पिछड़ी जाति के दलित जाति से फासला रखने और दलित जातियों के अंतर विरोधों के उदाहरण भी मौजूद हैं। भंगी और दलित जाति के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए यह कृति कम उपयोगी और महत्वपूर्ण नहीं है। एक सहपाठी जो जाति का धोबी था के पिता ने स्काउट की खाकी वर्दी पर इस्त्री करने से मना कर दिया था। हम चूहड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, न ही इस्त्री करते हैं। उसे भय था त्यागियों से, अपनी रोजी रोटी चले जाने का भी। जाति जीविका से जुड़ी थी, उसे प्रभावित भी करती थी। गरीबी और अभाव से निकलना आसान था, पर जाति से नहीं। जूठन में आद्यंत यह जाति दंश लेखक को सालता है। इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर योगेंद्र त्यागी पिता को लड़के की पढ़ाई न रोकने को कहते थे, पर अपने छात्र को सुअर खाने वाला कहकर उसकी जाति का एहसास भी कराते थे। यह सुनकर रोना आता। उदाहरणों से यह सिद्ध किया गया है कि यह जाति व्यवस्था इतनी प्रबल और विकराल है कि शिक्षा भी उसे पूर्णतः नहीं बदल सकती। आवास, भोजन, पानी, वस्त्र कुछ भी ठीक नहीं था। बरसात के दिन नर्क से कम नहीं थे और मांड दूध से कम नहीं था। जो चीज़ फेंक दी जाती थी उससे भूख मिटाई जाती थी। गर्म गर्म माड़ पीकर शरीर में स्फूर्ति लाई जाती थी। शिक्षा और प्रश्न तर्क के लिए स्थान नहीं था। द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था कि किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं है और किसी भी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा। ऐसे प्रश्न को मास्टर ने अछूत की जवान जोरी कहा। वह महाकाव्य दूसरों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो, लेखक की किशोरावस्था छात्रावस्था में ही साधारण बन गया था। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। लेखक का यथार्थ भोगा हुआ यथार्थ है। दलितों का भोगा हुआ यथार्थ कहानी के आगे यथार्थ से भिन्न है। पुस्तक के अनेक प्रसंग इस क्रूर भिन्न दलित यथार्थ से परिचित कराते हैं। सलाम प्रसंग में लेखक ने काम करने वाले घरों में जाकर वर वधुओं को सलाम करने की परिपाटी पर प्रश्न खड़े किए हैं। उस समय लेखक ने 9वीं की परीक्षा दी थी और अपने साथी हीरम सिंह को सलाम करने के लिए जाने से रोका था, पर हीरम सिंह के आग्रह पर उसे भी जाना पड़ा। हम एक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। सबसे आगे दुल्हन की माँ और 2 स्त्रियाँ, उनके पीछे ढोल बजाने वाला, फिर हम दोनों। उसके बाद बच्चों का हुजूम। प्रत्येक घर जाकर सलाम करने का यह रिवाज छात्र जीवन में ही लेखक को नागवार गुजरा। स्त्रियां बोलती थी, कितना भी पढ़ लो, रहोगे तो चूहड़े।
अपनी शादी में दूल्हे का घर घर घूमना अपमानजनक था। यह अखरने वाली बात थी। पिता से बेटे का यह सवाल सुनकर पिता ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तुझे स्कूल भेजना सफल हो गया, हमारी समझ में आ गया है, ये सब रीत तू तोड़ेगा। रीत टूटी बेटे जनेश्वर की शादी में। सलाम के प्रति लेखक का यह विरोध था। अगस्त 1993 के हंस में सलाम शीर्षक से लेखक की एक कहानी प्रकाशित हुई थी। जाति प्रथा से जुड़े सभी पक्षों पर लेखक की दृष्टि तार्किक है। भंगी और दलित समाज में हीनता बोध भरने के लिए कई अवसरों पर उनकी पैनी निगाह है। दुल्हा हो या दुल्हन, शादी के पहले ही दिन उनमें हीनता भाव भर दिया जाता है। वे इस प्रथा के पार्श्व में जातीय अहम की पराकाष्ठा देखते हैं। सामाजिक धार्मिक प्रथाओं पर लेखक की गई टिप्पणियां इस आत्मकथा को अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसमें केवल अतीत स्मृति, चित्र, प्रसंग और विवरण ही नहीं है, उन पर लेखक की टिप्पणियां हैं। इस प्रकार चित्र और वर्णन जहां हमें स्थितियों से अवगत कराते हैं, वहां टिप्पणियां हमें सोचने विचारने को विवश करती हैं। जूठन का वैचारिक पक्ष उल्लेखनीय है। अपनी इन विशेषताओं के कारण यह आत्मकथा अन्य दलित आत्मकथाओं से भिन्न है। बचपन और बीते दिनों की स्मृतियां लेखक को परेशान, उद्वेलित करती हैं। उसका जीवन अब उन स्थितियों दशाओं से अलग है, पर वह उन स्मृतियों से मुक्त नहीं है। वह लेखक के बीते दिन भले ही हो, पर आज भी अनेक भंगियों दलितों का वह वर्तमान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए केवल व्यक्ति विशेष की मुक्ति, शिक्षादि महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी चिंता अपने समुदाय के प्रति है। यह दलित चिंता दलित नेताओं में कम है। 9वीं कक्षा में मजबूरी में चाचा के साथ मृत पशु की खाल लेखक ने उतारी थी। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। भाभी ने माँ से यह काम इनसे न कराने को कहा था। वह इसे गंदगी समझती थी। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। पिता से लेखक ने विरासत में पारिवारिक सघनता का एहसास पाया था। मामा का लड़का देहरादून से उनके यहाँ आ गया था और बाद में लेखक भी पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ देहरादून गया था। जूठन में घर परिवार के साथ दलित जीवन से जुड़े प्रायः सभी पक्ष हैं। पुलिस, थाने का दारोगा, बेगार, अशिक्षा, निर्धनता, गंदगी, संस्कार, इन सब का विश्वसनीय चित्र लेखक ने खींचा है। पुलिस की क्रूरता और बस्ती से मुर्गे मुर्गियां लेकर बेगार कराने के लिए 10 लोगों को पकड़कर ले जाने को लेखक ने शौर्य उत्सव कहा है। यह और इस प्रकार के कई भाषा प्रयोगों से लेखक की भाषा सामर्थ्य प्रकट होती है। श्रम, लोकतंत्र, धर्म, सब पर बेधड़क टिप्पणियां हैं। कांचा एलिया की पुस्तक वाई आई एम नॉट अ हिंदू, जो 2005 में प्रकाशित हुई, का हिंदी अनुवाद मैं हिंदू क्यों नहीं लेखक ने किया था, जो 2006 में प्रकाशित हुई। लेखक के विचार इस पुस्तक से और पुख्ता हुए थे। वे सवाल जो मुझे बेचैन कर रहे थे, उनके तार्किक उत्तर इस पुस्तक में मौजूद थे। जूठन में लेखक ने बताया है कि भंगी कहलाने के लिए हिंदू भले हों, लेकिन हिंदू देवी देवता उनके अपने देवी देवता नहीं थे। ऐसे में इन देवी देवताओं की पूजा करने का कोई सवाल नहीं था। हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर भंगी अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। अपने देवी देवताओं के प्रति भी लेखक के मन में कोई निष्ठा नहीं थी। पिता सोचते थे बेटा ईसाई हो गया। लेखक के पास जो जो प्रश्न थे वे आज भी अनुत्तरित हैं। यदि हिंदू होता तो हिंदू मुझसे इतनी घृणा, इतना भेदभाव क्यों करते? बात बात पर जातीय बोध की हीनता से मुझे क्यों भरते? हिंदू की क्रूरता बचपन से देखी है, सहन की है। जातीय श्रेष्ठता का भाव अभिमान बनकर कमजोर को ही क्यों मारता है? क्यों दलितों के प्रति हिंदू इतना निर्मम और क्रूर है?
लेखक की बस्ती के लोगों का भूतों में विश्वास था, लेखक का नहीं। एक भगत ने, जो लेखक के रिश्ते के बहनोई थे, लेखक के पेट की मरोड़ ठीक करने के लिए कपड़े के कोड़े से पीठ पर मारना आरंभ किया। लेखक ने कोड़ा छीनकर फेंका और ऐसी आस्था सोच का प्रतिवाद किया। बस्ती में शिक्षा की रोशनी का अभाव था। बचपन में और किशोरावस्था में यह वातावरण व्यक्तित्व के विकास के लिए नुकसानदेह था। सुअर के बच्चे को न चाहते हुए भी मारना पड़ा था। माँ ने प्रतिकार किया था, ओम प्रकाश यह काम नहीं करेगा। माँ और भाभी के प्रतिकार अनुरोध को दलित स्त्री के प्रतिकार अनुरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। परिवेश प्रतिकूल था। त्यागियों से लेकर शिक्षक तक मानवीय भावनाओं से परे थे। साला चूहड़े की औलाद कहना सामान्य बात थी। यह माहौल दहशतपूर्ण था, जो लेखक की स्मृति से कभी नहीं मिटा। आधुनिक, उत्तर आधुनिक भारत और सभ्यता की बात करने वाले इस क्रूर और आदिम सभ्यता को जूठन में देख सकते हैं। जाति मालूम होने पर लोगों के आचरण बदल जाते थे। अतिथि देवो भव कहने के लिए है, कई प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि अतिथि तभी तक देवता बना रहता है जब तक उसकी जाति का पता नहीं चलता। दलित अतिथि कभी देवता नहीं होता। अतिथि की जाति ही उसे आदर दिलाती है। जाति के नाम पर सर्वत्र खरोंचें मिली, जिन्हें भरने के लिए लेखक को युग भी कम लगा। जिस ग्राम्य जीवन की कवि सराहना करते हैं, वह ग्राम्य जीवन लेखक के अनुभव संसार में कहीं से भी सराहनीय नहीं था। दलित कविता के संस्कार इसी दौर में लेखक में जन्मे। पिता के इस कथन से लेखक कभी सहमत नहीं हुआ कि पढ़ने लिखने के बाद जाति सुधरती है। शिक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी जाति। स्पष्ट है, यह शिक्षा मानवीय मूल्यों से रहित है। पढ़ लिख कर जातियां नहीं सुधरती, वे सुधरती हैं जन्म से। अध्यापकों का जातिवादी व्यवहार और रवैया कभी नहीं कमा। उनकी बोली और करनी में अंतर था। उनकी बड़ी बड़ी बातों को लेखक ने दिखावा कहा है। उनका अपना कार्य महत्वपूर्ण था। यह एक प्रकार का बेगार था, जिसे छात्रों से कराने में अध्यापकों को कोई संकोच नहीं था। लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने के बाद भी प्रायोगिक परीक्षा में कम अंक दिए जाते थे। यह दलित छात्र को आगे बढ़ने से रोकना था। लेखक केवल अपने गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी हाई स्कूल की परीक्षा देने वाला अपनी जाति का पहला विद्यार्थी था। गणित के पर्चे से एक दिन पहले फौज सिंह त्यागी जबरदस्ती ईख बोने के लिए खेत पर ले गए थे। रोटियां हाथ के स्पर्श के भय से बहुत ऊपर से हाथ में छोड़ी जाती थी। लेखक ने सदैव ऐसे अपमानजनक तरीकों का विरोध किया। पूरे परिवार में विरोध के ऐसे कई उदाहरण थे। मैट्रिक करने के बाद पिता ने खुशी में पूरी बस्ती को दावत दी थी। त्यागियों में से एक चमन लाल त्यागी ने घर आकर बधाई दी और अपने घर पर अपने बर्तनों में खाना खिलाकर जूठे बर्तन उठाने से मना किया। बेटी को कहा, भैया के बर्तन उठाकर ले जा। पर ऐसे उदाहरण कम थे। इंटर में गणित के अध्यापक नरेंद्र कुमार त्यागी लेखक द्वारा लाए जाने वाले पानी पीने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजी के शिक्षक ओमदत्त त्यागी प्रश्न पूछने पर भंगी का एहसास कराते थे। पिता द्वारा खरीद कर दी गई गीता से संबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक कटाक्ष करते थे, देखो चूहड़े का बामन बन रहा है। समाज में कर्म नहीं, जाति प्रमुख थी। ऐसे अध्यापकों को देखकर लेखक को लगता था जैसे मेरे सामने कोई शिक्षक नहीं, जातीय अहम में डूबा हुआ कोई अनपढ़ सामंत खड़ा है। शिक्षक में ऐसी उदारता नहीं थी कि छात्र द्वारा बनाए गए अपने व्यक्ति चित्र देखकर प्रसन्न हो। व्यक्ति चित्र बनाने वाले राम सिंह को अध्यापक सोमदत्त त्यागी ने स्टाफ रूम में बुलाकर लात घूंसों से मारा था। 12वीं कक्षा में कभी रसायन शास्त्र के अध्यापक ब्रिजपाल सिंह ने लेखक को प्रैक्टिकल नहीं करने दिया था। 12वीं में फेल होने की जवाबदेही इसी अध्यापक की थी।
पहली बार लेखक की माँ से मौसा ने ओम प्रकाश के लेखक बनने की संभावना बताई थी। शिक्षा महत्वपूर्ण थी और लेखक के मैट्रिक करने के बाद बस्ती में पढ़ाई लिखाई का माहौल बना और बढ़ा। लेखक की चिंता में बस्ती के वे लड़के भी थे जो शिक्षा से वंचित थे। अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी उन्होंने शुरू किया। शाम को 15 से 20 बच्चों को घेर कर वे बैठा लेते। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थी। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर वहां बैठने लगे थे। अस्पृश्यता का दंश केवल गांव में ही नहीं था। गांव से पढ़ाई के लिए देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज में प्रवेश के बाद भी यह कम नहीं हुआ। स्थान बदला, प्रदेश बदला, शिक्षण संस्थाएं बदली, पर लोगों की जातिवादी मानसिकता में कहीं कोई बदलाव नहीं आया। देहरादून में कॉलेज के लड़के देहाती कहकर मजाक उड़ाते थे। उपेक्षाओं और छींटाकसी सुनने सहने की आदत गांव में ही पड़ चुकी थी। शहरी लड़कों की निगाह में पैंट की सिलाई प्रमुख थी। यह एक नया आडंबर था जिसका सामना लेखक को देहरादून में करना पड़ा। सहपाठियों द्वारा व्यंग्य करना सामान्य बात थी। मेरा देहातीपन अब मुझे कमज़ोर और दब्बू नहीं बना रहा था। देहरादून के इंद्रेश नगर में वाल्मीकि और जाटव के संबंध तनावपूर्ण थे। जैसे कुछ त्यागी अच्छे थे, वैसे कुछ जाटव भी। लेखक के जीवन में एक नया अध्याय देहरादून में खुला। अब गांधी और अंबेडकर की पुस्तकों से उनका परिचय हुआ। इसके पहले लेखक ने केवल साहित्य पढ़ा था। अब सामने विचारों की दुनिया थी। जाटव हेमलाल से मैत्री हो चुकी थी और पहली बार हेमलाल ने पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने को दी जो अंबेडकर पर थी। इस समय तक लेखक ने अंबेडकर का नाम भी नहीं सुना था। पुस्तक पढ़कर जीवन का एक अध्याय सामने आ गया। लेखक ने अपने कई साथियों के प्रति आभार प्रकट किया है जिन्होंने उसे नई राह दिखाई। अब तक जो भी विरोध था वह व्यक्तियों के प्रति था। अब दृश्य बदला। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रवाहमयी चेतना जागृत हो उठी थी। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दिए। व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई। गांधी द्वारा प्रयुक्त हरिजन नाम से लेखक सहमत नहीं है। गांधी ने अपने समय में हरिजन पत्रिका निकाली थी। अंबेडकर को पढ़ने के बाद लेखक के विचार बदले। गांधी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया, उनके हितों की रक्षा की। पूना पैक्ट की घटना ने मेरे मन से गांधी के भ्रम को तोड़ दिया। जूठन केवल दलित आत्मकथा नहीं है। पुस्तक में लेखक के विचार और तर्क अनेक स्थलों पर हैं। इन टिप्पणियों का अपना महत्व है। एक दलित चिंतक विचारक के बीच यहाँ देखे जा सकते हैं। दलित अध्ययन और साहित्य से जुड़ी लेखक की पुस्तकें बाद में भी प्रकाशित हुईं। देहरादून में अंबेडकर को पढ़ने समझने के बाद सोचने की एक नई दिशा बनी। लेखक के शब्दकोश में दलित शब्द जुड़ा, जिससे हरिजन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मुझे एक दिशा मिल गई थी। यह धारणा भी उन दिनों पुख्ता हो रही थी कि जो शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है वह किसी भी रूप में हमें राष्ट्रीय नहीं बनाती है, बल्कि कट्टर संकीर्ण हिंदू बनाती है। यह धारणा अचानक नहीं बनी थी। इसका संबंध लेखक के जीवन अनुभवों से था। जीवन अनुभव और पुस्तकीय ज्ञान दोनों ने मिलकर अब तक के लगभग सभी बंद दरवाजे खोल दिए। देहरादून लेखक के जीवन में एक नया मोड़ आता है। यहाँ उसने ट्यूशन किया, ट्रकों में लकड़ी चढ़ाने उतारने का काम किया। गांव के परिवेश से यह परिवेश भिन्न था, पर लोगों की मानसिकता लगभग समान थी। साहित्य से परिचय के बाद भी आक्रोश जन्मा। साहित्य ने साहस दिया। सहपाठियों और मित्रों के साथ बहसें हुई। अध्यापकों के समक्ष शंकाएं व्यक्त की गईं। कॉलेज की गतिविधियों में लेखक सक्रिय हुआ। मामा को ये सक्रियताएं नापसंद हुई।
वे बदलाव के साथ नहीं थे। लेखक अब प्रगतिशील और परिवर्तनकामी बन चुके थे। वे कॉलेज से निकले जुलूस में भी शामिल हुए। पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कर्मकांडों के प्रति उनका विरोध भाव बढ़ता गया। देहरादून में आत्मनिर्भर होने की दिशा में वे बढ़े। जीवन में गति आई। 1967 के विधानसभा चुनाव में कई साथियों के साथ प्रेमचंद के चुनाव में रुड़की जाना मामा की अनुमति के बिना हुआ। अभाव अब भी था। कपड़े का रंग बदलने के बाद भी लड़कों ने जमादार कहा। बड़ी बात मस्तिष्क में चलने वाले निरंतर सवाल थे। पुस्तकें गहरी मित्र हो चुकी थी। हौसला वहीं से मिला। लेखक को कई सवाल बेचैन कर रहे थे। गढ़वाल, कुमाऊं का धार्मिक अनुष्ठान और पशु बलि देखकर वे सवाल खड़े हुए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मकांड धर्म के प्रति सात्विक भाव कैसे पैदा करते हैं, यह मेरे लिए हमेशा हैरानी और क्षोभ का कारण रहा है। वह भी देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड भूमि पर। सचमुच मेरे लिए पशु बलि एक घोर अमानुषिक हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। शिक्षा ने पुरखों के काम से मुक्ति दिलाई। लेखक देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस बना। व्यक्तित्व निर्माण में जबलपुर की प्रमुख भूमिका रही, जहां वे उच्च प्रशिक्षण के लिए गए थे। यहाँ व्यक्तित्व खिला, मेरी बोलचाल बदल गई, उठने बैठने का रंग ढंग बदल गया। साहित्य के प्रति मेरा एक नज़रिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित करने लगी। जबलपुर में जाति बोध कराने वाले कम थे। कभी कभी दिल्ली मुरादाबाद के कुछ साथियों ने छीटाकशी की थी। जबलपुर में मार्क्सवादी साथियों के संपर्क में आने के बाद मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू किया। लेखक के निर्माण में उनके अध्ययन की अधिक भूमिका रही। जीवन स्थितियों के अलावा इस अध्ययन ने भी लेखक बनाया। जबलपुर में कविताएं लिखना भी आरंभ हुआ। छोटे छोटे एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी शुरू कर दिया। स्वयं अभिनय एवं निर्देशन भी करने लगे, जो बाद में भी जारी रहा। छात्रावास का जीवन पूर्व जीवन से भिन्न था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हिंदी प्रदेश थे। पहली बार गैर हिंदी प्रदेश महाराष्ट्र गए। छात्रावास का पुस्तकालय देखकर लेखक रोमांचित हो उठे थे। उनके जीवन में देवालय से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय था। छात्रावास में ही किया गया नाट्य दल का गठन लेखक की सक्रियता को दर्शाता है। उसके लिए केवल नौकरी और उससे जुड़ी ट्रेनिंग ही सब कुछ नहीं थी। जबलपुर में वह मार्क्सवादी साहित्य के संपर्क में आए थे और महाराष्ट्र में दलित साहित्य के संपर्क में। इन दोनों साहित्य ने उनके सोच विचार और चिंतन को समृद्ध किया, उसे एक गति दी। उसका क्षेत्र साहित्य और संस्कृति बना। इसी से उसे राजनीति को समझने में भी मदद मिली। पूना में गवई बंधुकांड और दलित पैंथर की सुगबुगाहट के समय 70 के दशक के आरंभ में दलित समस्याओं पर एक लेख पहली बार लिखकर बंबई के दैनिक पत्र नवभारत टाइम्स को भेजा, जहां यह लेख प्रकाशित हुआ। शिवसेना के समर्थक सरकारी कर्मचारियों ने संस्थान के प्रिंसिपल श्री देसाई को इसकी शिकायत की थी। प्रिंसिपल ने ट्रेनिंग के दौरान यह सब न करने की सलाह दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस लेख में दलितों के प्रति संवेदना प्रकट की गई थी। शिवसेना हिंदूवादी पार्टी है, उसके समर्थकों के लिए दलित संवेदना प्रकट करना भी अपराध था। अब तक दलित के विरुद्ध किसी राजनीतिक दल से लेखक का साबका नहीं पड़ा था। अब वह महाराष्ट्र में था, दलित राजनीति और दलित साहित्य के गढ़ में। मराठी दलित साहित्य से यहीं पर उनका परिचय हुआ। आत्मकथा सत्य कथा है, उसमें झूठ का कोई स्थान नहीं होता। सच कहने के लिए साहस की ज़रूरत है और आत्मकथा लेखक का साहसी और सत्यनिष्ठ होना भी जरूरी है। जूठन में लेखक ने बिना टिकट रेल यात्रा करने की चर्चा की है। रेल में बिना टिकट यात्रा करने के हथकंडे हमने सीख लिए थे।
महाराष्ट्र में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज थी और लेखक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे। यह वह गहरी सामाजिक चिंता और बेचैनी थी जो उसे इस दिशा में अग्रसर कर रही थी। कुलकर्णी और उनके परिवार से यहाँ घनिष्ठता हुई। विनायक सदाशिव कुलकर्णी अंबरनाथ में होने वाले सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। लेखक को कुलकर्णी परिवार की आत्मीयता मिली। कुलकर्णी ब्राह्मण थे और यहाँ भी जाति भेदभावी दृष्टि थी। मराठी ब्राह्मण महारों को अपने बर्तन छूने नहीं देते थे। कुलकर्णी परिवार में प्राध्यापक कांबले का प्याला अलग था। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी को मिसेस कुलकर्णी ने अपने रीति रिवाज के अनुसार लेखक के शरीर पर तेल उपटन मलकर उन्हें नहलाया था। उन्हें लेखक की चूहड़ा जाति का पता नहीं था। कुलकर्णी की छोटी बेटी सविता का लेखक के प्रति प्रीति भाव था। उसने सहज भाव से यह बताया था, घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सबके अलग बर्तन रखे हुए हैं। सविता इस भेदभाव और छुआछूत को सही और संस्कृति का हिस्सा मानती थी। लेखक को लगा कि एससी से घृणा करना बच्चों को सभी घरों में सिखाया जाता है। घर से पाठशाला तक समाज के सभी हिस्सों में दलित के प्रति यह भाव हजारों वर्षों से है। लेखक का समाज बोध और इतिहास बोध दलितों के संबंध में महाराष्ट्र में और अधिक गहरा हुआ। सविता को लेखक ने अपनी सही जाति बताई और दोनों के बीच अचानक तमाम सूत्र टूट गए। चंद्रपुर महाराष्ट्र की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आने के बाद लेखक ने 1974 में मेघदूत नाट्य संस्था स्थापित की। महाराष्ट्र में वह 2 जगहों पर रहा, अंबरनाथ और चंद्रपुर में। चंद्रपुर में उसकी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ीं। यहाँ उसने दलित चेतना की अद्भुत तेजस्विता के दर्शन किए। दलित आंदोलन से जुड़ने पर मित्र दूर होते गए। नागपुर की दीक्षा भूमि में भदंत आनंद कौशल्यायन से भेंट की। परिवार के रीति रिवाजों से मतभेद स्वाभाविक था। संस्कार बदल चुका था और नई रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। शादी से पहले लड़की देखने की शर्त रखी। समाज में लड़की देखने का रिवाज नहीं था, पर लेखक ने केवल लड़की देखकर ही नहीं, उससे यह पूछकर कि मुझसे शादी करोगी और उसकी सहमति से शादी की। एक नया समाज बनाने की दिशा में अग्रसर इस लेखक ने शादी से पहले देवता के लिए सूअर की पूजा से इनकार किया। पिता की आस्था पर यह चोट थी। मेरा विश्वास उनकी आस्था पर चोट था, जिसके लिए वे मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं थे। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय करने का आंदोलन लेखक ने नज़दीक से देखा था। उसके लिए जाति नहीं, योग्यता का महत्व था। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था शक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे। महाराष्ट्र में लेखक दलित आंदोलन के अंतर्विरोधों से भी परिचित हुआ। दलित बस्तियां केवल गांवों में ही नहीं, शहरों में भी बुरी दशा में थी, जिन्हें देखकर मन अवसाद से भर जाता था। महाराष्ट्र में महार, भांग, चमार और मेहतर में भी भेद था। यह दलित भेद अन्यत्र भी है, उनमें भी श्रेणी भेद है। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में महाराष्ट्र में महार अधिक संख्या में उपस्थित होते थे। दलित आंदोलन दलित अंतर्विरोध से कमजोर हुआ है, इस पर लेखक का ध्यान है। कई दलितों में लाभ के लिए सवर्णों से जुड़े रहने की आकांक्षा थी, आदत भी। दलितों में एक ऐसा समूह है जो दलित हित के खिलाफ काम करता है। उनकी गतिविधियों की सूचनाएं सवर्ण लोगों तक पहुंचाते थे। अंबेडकर जयंती में लेखक ने चंद्रपुर में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। धार्मिक उत्सवों का उसने बहिष्कार किया। मेघदूत नाट्य संस्था के सवर्ण साथियों को उसने अंबेडकर जयंती में भाग लेते नहीं देखा। दलित साहित्य, दलित नाटकों के मंच से जुड़े। पिता और माँ के निधन के समय लेखक उनके साथ नहीं रह सके। पिता ने अपने बेटे को बनाने में अथक संघर्ष किया था। लेखक को उनसे दूर रहने का दुख सदैव बना रहा। चंद्रपुर में दलित लेखन, दलित आयोजन
और दलित आंदोलन से वे जुड़े। निर्णायक भीम के संपादक आर कमल उनकी रचनाओं को प्रत्येक अंक में प्रकाशित कर रहे थे। चंद्रपुर में कई दलित लेखक संपादक आए। यह परिवार बढ़ा। दलित आंदोलन तीव्र हो रहा था, पर विद्यालय में कोई बदलाव नहीं। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, दलितों के प्रति सबका सोच समान था। ऊपरी स्तर पर व्यवहारिक कारणों से भिन्नता आई थी। अमरावती जिले के मलकापुर में एक ब्राह्मण शिक्षक ने 7वीं कक्षा की मराठी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर के एक पाठ को फाड़ने को कहा। छात्रों ने पाठ फाड़ा। इस घटना की बड़ी प्रतिक्रिया हुई। भद्रावती की एक बड़ी सभा में लेखक ने अपनी बात कही। इन्हीं दिनों उन्होंने विद्रूप चेहरा कविता लिखी। अब वह दलित आंदोलन में शरीक था। दलित बस्तियों में वह जाने लगे। बाबा आमटे के आश्रम में प्रतिवर्ष जाना उनका तय था। मराठी के अनेक दलित लेखकों से उनका संपर्क हुआ। पांता वणे गुरुजी ने मराठी में लेखक की कविताओं का अनुवाद किया। यहाँ भी मुजफ्फरनगर जिला के एक कमांडेंट ने परिचय के बाद गांव का नाम जानकर जाति पूछी। चूहड़ा बताने पर वे असहज हुए थे। दूसरी ओर कुरैशी जैसे साथी भी थे। जूठन में सामाजिक स्थिति व्यवस्था से लेकर पुलिस दरोगा के क्रियाकलापों के भी कुछ चित्र हैं। कुरैशी और इंस्पेक्टर वर्मा के साथ एक रात जीप पर घूमने के बाद पुलिस का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा। लेखक को चरित्रों की ठोस पहचान है। उसने कुरैशी में एक साथ 2 चरित्र देखे। लेखक के साथ उनकी पत्नी चंदा भी अभिनय में शामिल हुई। कई बार लेखक को सर्वोत्तम अभिनेता और सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार मिला था। पत्नी चंदा को भी कुछ नाटकों में केंद्रीय भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेखक ने अपने निर्माण में आकाशवाणी, नागपुर के विविध भारती केंद्र में वरिष्ठ उद्घोषक और मंचों के लोकप्रिय कलाकार किशन शर्मा का बहुत योगदान स्वीकारा है। चंद्रपुर के 13 वर्ष में लेखक का व्यक्तित्व पूर्णतः प्रस्फुटित हुआ। लेखन बढ़ा, सक्रियता बढ़ी, रंगमंच से गहरा संबंध रहा। वह लिखते हैं, मेरे अनुभवों की फहरिस्त में जो कुछ है वह सब कुछ चंद्रपुर की ही देन है। लेखक ने यह भी स्वीकारा है, महाराष्ट्र की माटी की गंध मेरे पोर पोर में बसी हुई है। हिंदी क्षेत्र महाराष्ट्र से भिन्न है। सत्ता के कई रूप और क्षेत्र हैं। जूठन में साहित्य की सत्ता का भी जिक्र है। साहित्य के भीतर भी एक सत्ता है जो अंकुरित होते पौधों को कुचल देती है। मुझे लगता रहा है कि नए रचनाकारों को रोकना भी शायद संपादक और साहित्यकारों की कोई रणनीति है। 10 वर्ष तक लेखक की एक कहानी एक प्रसिद्ध पत्रिका में पड़ी रही थी। लेखक ने राजेंद्र यादव की प्रशंसा की है, जिनका स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ। हंस में उनकी कई रचनाएं, कहानियां प्रकाशित हुई। उनके लिए यह एक नया जन्म था, वरना मारने वालों की कमी नहीं थी। चंद्रपुर से देहरादून तबादले के बाद लेखक देहरादून में ही रहे। जूठन के अंत में उपनाम या सरनेम को लेकर लेखक ने अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है। इस उपनाम के कारण उनके जीवन में कई विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई। यह लेखक का साहस था कि उन्होंने अपना उपनाम नहीं बदला। महाराष्ट्र में वाल्मीकि को भले ब्राह्मण समझा जाता हो, पर हिंदी प्रदेश में स्थिति भिन्न है। सरनेम जानने के बाद लोगों का व्यवहार बदलना सामान्य बात है। खमरिया जबलपुर के प्रशिक्षण अधिकारी गुप्ता, जो मेरठ के पास के किसी गांव के थे, ने कहा, अबे सौहरे, यहाँ तक पहुँच गया। महाराष्ट्र में सरनेम का भेद खुलने पर देशपांडे असहज हुए थे। लेखक ने प्रशिक्षण पदाधिकारी गुप्ता के कथन का प्रतिरोध किया था। प्रश्न मानसिकता का है। दलितों के संबंध में गैर दलितों और सवर्णों की मानसिकता पूरी तरह आज नहीं बदली है। सामाजिक संरचना में जाति की अभी भी अपनी भूमिका है। महोदिका पत्रिका के संपादक जाति बोधक उपनाम न छापकर जातिवाद समाप्त करना चाहते थे। लेखक की साफ समझ है, बदलाव पलायन से नहीं, संघर्ष
और संवाद से आएगा। वंश गोत्र को किंचित संशोधन के साथ अपने नाम से जोड़ना लेखक के अनुसार तात्कालिक और सरल मार्ग है। पत्नी चंदा ने अपने नाम के साथ वंश गोत्र खैरवाल जोड़ा। लेखक ने अपना जातिबोधक उपनाम नहीं हटाया। भतीजी सीमा ने अपने विभागाध्यक्ष के पूछने पर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि को जानने से इनकार किया, क्योंकि सहपाठिनों को मालूम हो जाता कि मैं वाल्मीकि हूँ। आप समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकती। गले में जाति का ढोल बांधकर घूमना कहाँ की बुद्धिमानी है। परिवार में पत्नी और भतीजी दोनों जातिबोधक उपनाम लगाने के खिलाफ थे। सरनेम के खिलाफ सीमा और चंदा दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। इतना ही नहीं, दलित लेखक भी ऐसी पहचान छुपाने के पक्ष में थे। मोहनदास नैमिषराय ने एक संपादक के सामने परिचय के रूप में लेखक को केवल ओम प्रकाश कहने को कहा था। देहरादून से सरनेम बदलकर उन्होंने, जब मकान नहीं मिल रहा था तो वाल्मीकि ने अपना नाम खरे कर लिया था। भोलाराम खरे और राजेश्वरी की बेटी मंजू की शादी में लेखक ने सारे कार्य किए, पर शादी के कार्ड में लेखक का नाम नहीं छपा। उत्तर यह है, यहाँ कोई नहीं जानता कि हम वाल्मीकि हैं। सभी को यही पता है खरे हैं। भैया का नाम छपते ही भेद खुल सकता था। इसके बाद भी संबंध बना रहा, जो लेखक के उदार और बड़े व्यक्तित्व का प्रमाण है। सरनेम छुपाने वालों के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं था। पहली बार और संभवतः अंतिम बार ओम प्रकाश खैरवाल के नाम से आजकल में सूर्यांश की समीक्षा छपी थी। पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुखवीर सिंह को वाल्मीकि जुड़ने के बाद अपनी पहचान खुलने का भय था। शिक्षित दलित पहचान के संकट से जूझ रहे थे। लेखक ने लिखा है, इस सरनेम के कारण जो दंश मुझे मिले थे उनको बयान करना कठिन है। परायों को बात तो छोड़ दीजिए, अपनों ने जो पीड़ा दी है वह अकथनीय है। परायों से लड़ना जितना आसान है, अपनों से लड़ना उतना ही दुष्कर। भारतीय समाज में जाति यथार्थ है। इसे लेखक ने बचपन से लेकर बाद तक भोगा, जाना। जाति जानने के बाद सहयात्री का वर्ताव भी बदल जाता था। जूठन में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। जाति मालूम होते ही दलितों के प्रति व्यवहार का बदलना सामान्य बात है। इसकी जड़ें गहरी हैं। संस्कार से मुक्ति असंभव नहीं है, पर कठिन है। यह एक सामाजिक रोग है जो मुझे झेलना पड़ रहा है। जाति ही जहाँ मान सम्मान और योग्यता का आधार हो, सामाजिक श्रेष्ठता के लिए महत्वपूर्ण कारक हो, वहाँ यह लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती है। लगातार विरोध और संघर्ष की चेतना चाहिए, जो मात्र बाह्य ही नहीं आंतरिक परिवर्तनकामी भी हो, जो सामाजिक बदलाव को दिशा दे। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जूठन सामाजिक बदलाव को दिशा देने वाली आत्मकथा है। धन्यवाद।